सिलेबस को चिपकाइए दीवार में और एक एक पॉइंट को एकदम याद करते जाइए, पढ़ते जाइए, सिलेबस से बाहर मत जाइए रैंडम। ठीक है, हम तो बोल रहे हैं ना, उसी तरह से काम कीजिए। बैंकिंग पूरा पढ़िए, बैंक का CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, वहां से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो उसको इस तरह से कर लेना है ना तैयारी, अच्छा छूटे नहीं क्वेश्चन। तो सर रिसेंट में ना करंट हम लोग को भी करा दीजिएगा बजट के बाद तो। बजट वजट तो कराएंगे करंट। सर देखिए ना, दोबारा ज्वाइन किया उसमें भी नहीं आ रहा है, वैसे ही ब्लैंक आ रहा है, मतलब पूरा वाइट। सबका बाकी नहीं लोग सर का तो नहीं मेरे पता, जो लोग आपका दोबारा आपका ज्वाइन किया उन लोग नेटवर्क को आ इशू गया। है। दोबारा मैं ज्वाइन सर किया मेरा भी वाइट आ रहा है सर। वाइट आ सर रहा है। नहीं दिख रहा है। हाँ सर वाइट ही वीडियो अच्छा पूछ रहे हैं हम, हम लोग दोबारा को में आ रहा है। हम लोग का शो दोबारा कर रहा है। ब्लैंक ब्लैंक है सर, दोबारा ज्वाइन करने के बाद भी ब्लैंक है, कुछ आ नहीं रहा है। वाइट लग यस रहा है, सर। हाँ। वाइट आ रहा था, दोबारा ज्वाइन किए हैं। सर प्लीज अगर ऐसा कुछ है तो जल्दी से कुछ सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा, लगभग लोगों का व्हाइट पूरा कुछ नहीं दिख रहा पूरा है। वाइट, कुछ नहीं लग रहा। सर हाँ नेटवर्क सर इशू Yes, है, sir, ब्लैंक नहीं कुछ पता ही नहीं नहीं नहीं, चल नेटवर्क का बात ही नहीं है, मेरा वाईफाई लगा हुआ है तो इतना फास्ट चलता है, और एक साथ इतना लोग को नहीं ना हो सकता है। हाँ सर मेरा भी है। ठीक है ना, लेकिन मेरे दोबारा में नहीं है। इसको काट के दोबारा हम लिंक भेजिए। दोबारा लिंक हाँ सर, देखिए, दोबारा लिंक भेजिए ना। हाँ 15 मिनट टाइम ही चला गया है। मैं थोड़ा आ सा गया लंबा सर, आ गया सर, रुक आ जाइए। गया। वाओ, आ आ गया गया। सर। टैक्स आ गया सर। सर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है। हम हाँ, ठीक है, मैं को ऑफ कर लीजिए। अब देखिए शुरुआत कर रहे हैं ना, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए, हम लोगों को पढ़ना है टैक्स, और टैक्स के प्रकार। टैक्स मतलब होता है कर, जो हम लोग सरकार। मैक को ऑफ कर लीजिएगा, बगल में होगा ऑफ करने के लिए उसको ना। और किसी प्रकार डिस्टर्ब होगा या नहीं समझ में आएगा तो ऑन करके पूछिएगा मेरे से। कर जो है, याद रखिएगा, पूछता है कि कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है, ये वर्ड को डालता है। कर क्या है, तो कर एक प्रकार का क्या है, अनिवार्य भुगतान, इसको देना ही देना है। ठीक है, तो कर अगर किसी व्यक्ति या फिर कोई वस्तु खरीदते हैं तो कर हम लोगों के लिए क्या है, एक अनिवार्य भुगतान है। इसको पूछता है एग्जाम में कि कर क्या है, तो कर एक प्रकार का क्या है, अनिवार्य भुगतान है। इसके साथ आगे लिखा हुआ है जो करदाता द्वारा, जो हम लोग कर देते हैं वो करदाता कहलाता है, सरकार के प्रति बिना किसी ऐसा आशा से किए जाते हैं कि उसके बदले में कोई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। ऐसी आशा से किए जाते हैं कि उसके बदले कोई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए। प्रति बिना किसी, हाँ ये देखिए, ठीक है ठीक है। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ कि हम सरकार को, ये व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, सरकार को टैक्स देता है, और टैक्स जो है वो अनिवार्य भुगतान है। हम लोग सभी को देते हैं टैक्स, टैक्स देना ही है, अनिवार्य भुगतान है। और ये जो टैक्स देते हैं वो ये सोच के हम लोग नहीं देते हैं कि इससे हम लोगों को कुछ लाभ मिलेगा, मेरा घर बना देगा, मेरे लिए चलने के लिए सड़क बना देगा, ऐसा नहीं है। वो सोच के हम लोग नहीं देते हैं टैक्स। टैक्स जो है बिना किसी ऐसी आशा से किए जाते हैं, बिना कोई ऐसा सोच नहीं है हमारे अंदर कि इससे हमको कुछ प्रत्यक्ष लाभ होने वाला है, ये सोच के हम नहीं देते हैं टैक्स। इस चीज को याद रखिएगा। टैक्स जो है वो एक अनिवार्य भुगतान है, और इस आशा से हम लोग नहीं देते हैं कि उससे हमको कुछ लाभ मिलने वाला है। टैक्स हमको देना है, देना। अब सरकार उस टैक्स से क्या करेगी, ये सोच के नहीं देते हैं हम लोग कि उससे हमको लाभ मिलने वाला है, कि टैक्स दिए हैं तो मेरे लिए कुछ इस तरह का काम कर देगा सरकार कि हमको फायदा होने वाला, उस सोच के हम लोग टैक्स नहीं देते हैं, याद रहे। इसीलिए लिखे हैं कि करदाता द्वारा, ये देखिए, सरकार के प्रति बिना किसी ऐसी आशा के दिए जाते हैं, या ऐसी आशा से किए जाते हैं हम लोग टैक्स का भुगतान, बिना किसी आशा से, बिना किसी प्रतिफल के कि कोई हमको कुछ लाभ देगा सरकार, ये सोच के हम नहीं देते हैं। ठीक है, हम ये सोच के देंगे कि सरकार मेरे लिए घर बनवा देगा, हम टैक्स देते हैं, ऐसा नहीं है। कि प्रधानमंत्री आवास योजना हम लोगों को दे दे, हमको दे देगा, ऐसा थोड़ा है कि हम ही को देगा या कुछ होगा। तो हम बिना किसी लाभ के हम टैक्स देते हैं, ये सोच के कि हमको लाभ देगा, ये सोच के हम टैक्स नहीं देते हैं। बिना, देखिए यहाँ पर लिखे हैं, बिना किसी आशा के, बिना किसी
ये सोच के नहीं देते हैं कि हमको कोई लाभ देने वाला है सरकार। ठीक है, तो कर एक प्रकार का क्या है, अनिवार्य भुगतान है, इसको याद रखिए। ये पूछता है क्वेश्चन, कर क्या है, तो कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है। कर सरकार से कोई लाभ मिलेगा ये सोच के देते हैं नहीं, सरकार से हमको क्या लाभ मिलने वाला है ये बिना सोचे हुए हम टैक्स को भुगतान करते हैं। कर की विशेषताएं क्या क्या है, देखिए कर क्या है, तो कर क्या है, एक अनिवार्य भुगतान है कि हमको एकदम अनिवार्य रूप से हमको टैक्स को क्या करना है, पे करना ही करना है, टैक्स हमको देना ही है, इसलिए इसको बोलते हैं कर। क्या है, कर की विशेषता है कि ये अनिवार्य भुगतान है। इसके बाद दूसरा नंबर हम लोग लिखे हैं व्यक्तिगत दायित्व है। ये सभी व्यक्ति का दायित्व होता है कि कर को देना चाहिए। ठीक है, अगर हम कर को छुपाते हैं तो ऐसा नहीं छुपाना चाहिए। ठीक है, हम लोगों का व्यक्तिगत दायित्व बनना चाहिए कि कर हम लोगों को देना है, तो ये एक तरह का व्यक्तिगत दायित्व है हम लोगों का। तीसरा नंबर है कर समाज के हित के लिए लगाया जाता है। ठीक है, कर जो लगाता है सरकार वो समाज के हित के लिए लगाता है। ठीक है, तो कर सरकार क्यों लगाता है, तो समाज के हित के लिए कर लगाया जाता है, ये कर का एक विशेषता है। चौथा नंबर, कर और राज्य द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कोई संबंध नहीं है। मतलब हम ये सोच के नहीं, सरकार जो कर लगाती है वो कि हमको कुछ सेवा दे रहा है कह के हम वो कर नहीं लगाती है कि हम उसको व्यक्ति को हम सेवा दे रहे हैं इसलिए हम सरकार क्या क्या कर लगा देता है कि हम उस व्यक्ति को कुछ सेवा दे रहे हैं, ये सोच के इसीलिए बोला गया कर और राज्य द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कि सरकार कुछ सेवा दे रही है, राज्य सरकार कुछ सेवा दे रही है इसलिए कर लगाइए, ये कर और राज्य सरकार द्वारा दी गई सेवाओं में कोई संबंध नहीं होता है। और ये कानूनी वसूली है, यह एक लीगल है। ठीक है, इसको अगर नहीं आप देते हैं टैक्स तो वो क्या कहलाएगा, कानूनी, आप उसके लिए कानून को आप तोड़ रहे हैं एक हिसाब से, तो ये कानूनी वसूली है, कानूनी बनाया गया, लीगल है ये टैक्स देना हम लोगों के लिए। तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि कर की विशेषताएं या फिर कर क्या है, तो एक तरह का अनिवार्य भुगतान है, व्यक्तिगत दायित्व है, कर समाज के हित के लिए लगाया जाता है, कर और राज्य द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कोई संबंध नहीं है। कर राज्य ये सोच के नहीं लगाता है कि हम सेवा दे रहे हैं करके। ठीक है, कर कानूनी वसूली है, एक तरह का कानून है, कानून के अंतर्गत रखा गया है। कोई टैक्स नहीं देता है ना, या कर की चोरी करता है तो कानून की अवहेलना कर रहा है एक हिसाब से, तो एक तरह का कानूनी वसूली है टैक्स। तो आपसे अगर कोई पूछा व्हाट इज टैक्स, कर क्या होता है, तो आपको बोलना है कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जिसे हम लोग जो देते हैं ये सोच के नहीं देते हैं कि सरकार हमको एक प्रत्यक्ष लाभ देगा, एकदम डायरेक्ट हमको कुछ लाभ पहुंचाएगा, ये सोच के हम लोग टैक्स नहीं देते हैं। ठीक है, ये हो गया कर। अब जो इसके बाद हम समझाने जा रहे हैं इसको स्क्रीनशॉट खींच कर लीजिएगा, इसके बाद आप हम जो लिखते जाएंगे उसको लिखते आप जा सकते हैं इतना सा, क्योंकि इसको लिखने में टाइम लगता है इसलिए हम पहले लिख के रखे थे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो कर क्या है, एक अनिवार्य भुगतान है, याद रखिएगा, पूछ देता है एग्जाम में, इसको देना ही देना है। अब देखिए 2-3 चीज है जिसको आपको टैक्स पढ़ने से पहले जानना होगा। ये चीज है, एक है इस तरह से कराघात। ठीक है, कराघात, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, इम्पैक्ट, कराघात। करापात, इसको बोला जाता है इंसिडेंस, इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। और एक होता है कर विवर्तन, कर विवर्तन करते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। ये 3 चीज को समझना है, कराघात, करापात और कर विवर्तन क्या होता है। कराघात, इसको हम लोग बोलते हैं कराधान भी बोलते हैं, या कर दबाव भी बोला जाता है इसको, कर दबाव। ठीक है, इस करापात को कर भार भी बोलते हैं हम लोग, कर भार भी बोला जाता है। इंग्लिश से याद रखिएगा, इम्पैक्ट और इंसिडेंस ऑफ टैक्स, और एक शिफ्टिंग ऑफ टैक्स होता है कर विवर्तन। अब एक एक करके इसको समझना है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। और आज जो क्वेश्चन डालेंगे आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव, उसको आप लोग सही सही जवाब दीजिएगा इसी को समझकर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कराघात। कराघात
घात, जिसको इम्पैक्ट ऑफ टैक्स बोलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, ये क्या होता है? ठीक है, ये जो हो, ये कराघात क्या होता है? कर का तत्कालिक मौद्रिक भार, ठीक है, कर का तत्कालिक मौद्रिक भार या कर का तत्कालिक प्रभाव भी यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, प्रभाव या मौद्रिक भार जिस पर पड़ता है उसे कराघात कहते हैं, उसे कराघात कहते हैं। मान लिया जाए इधर हम बना रहे हैं, ये सरकार जो है टैक्स लगाई इस व्यक्ति पर, तो इस पर टैक्स लगाई तो डायरेक्ट तत्कालिक भार इस पर पड़ा, इस व्यक्ति पर भार पड़ा कि इस व्यक्ति पर इनकम टैक्स लगा दिया, मान लिया जाए इनकम टैक्स, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का टैक्स लगाया, तो सरकार इस पर सबसे पहले टैक्स लगा दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है प्रारंभिक तत्कालिक प्रभाव इस व्यक्ति पर पड़ा कि सरकार इस पर टैक्स लगाया, इस व्यक्ति पर क्यों लगाया है? तो हो सके कि इसका इनकम पर लगाया होगा, इसके संपत्ति पर लगाया होगा, रोड टैक्स लगाता है, इसके पास बहुत सारा गाड़ी होगा उस पर टैक्स लगा दिया है, तो सरकार सबसे पहले जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया, यानी कि कर का तत्कालिक मौद्रिक भार या कर का तत्कालिक प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको कराघात कहते हैं। ठीक है, अर्थात इसको नहीं समझ रहे हैं तो आगे हम करके लिख दे रहे हैं, अर्थात कराघात उस व्यक्ति पर पड़ता है, उस व्यक्ति पर पड़ता है जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो सर्वप्रथम कर का भार सहता है, कर का भार सहता है। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि कराघात से आप क्या समझते हैं, तो आपको बोलना है कि कर का जो प्रथम भार जिस पर पड़ेगा, ठीक है, उसको कराघात कहेंगे, या फिर कर का तत्कालिक एकदम सबसे प्रथम, यानी कि जिसको सबसे पहले टैक्स का भार पड़ेगा या टैक्स जिसको चुकाना होगा सबसे पहले, उसी को कराघात कहेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली देखिएगा कोई व्यक्ति पर टैक्स लगता है ना, तो ये इसको बोलेंगे हम लोग सबसे पहले इस पर टैक्स लगा। मान लीजिए कि ये क्या है, विक्रेता है, तो सरकार इस पर टैक्स लगा दिया, तो इसको बोलेंगे कि कराघात इस पर पड़ा। लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है, ये टैक्स को आगे की और किसी और पर टाल देता है। ठीक है, विक्रेता है तो क्रेता पर टाल देता है, देखिए, तो लेकिन सबसे पहले तो इस पर इम्पैक्ट पड़ा ना, इस पर प्रभाव पड़ा ना, तो इसीलिए बोलते हैं इसको इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। सर्वप्रथम जिस व्यक्ति पर कर का भार पड़ता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे कराघात, एकदम घात पहुंचा उसको। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स मतलब यह कर का तत्कालिक मौद्रिक प्रभाव या तत्कालिक सबसे पहले जिस पर प्रभाव पड़ेगा उसको बोलेंगे कराघात। ठीक है, इसीलिए हम लिखे आगे कि कराघात उस व्यक्ति पर पड़ता है जो सर्वप्रथम कर का भार सहता है, सबसे पहले इस व्यक्ति को कर का भार सहना पड़ा। ठीक है, अगर हम हैं यहाँ पर तो सरकार मेरे ऊपर टैक्स लगा दिया, तो सर्वप्रथम तो हम ही पर टैक्स का भार पड़ा, तो उसको हम बोलेंगे कराघात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कराघात हो गया। इसके आगे आपको जानना है, अब कोई भी व्यक्ति पर टैक्स लगता है ना, तो चाहता है कि हम टैक्स ना दें, इस तरह का दिमाग में आता है, तो टैक्स का भार को किसी और पर टालने का कोशिश करता है कि कर इस पर लगा दिया इस व्यक्ति पर, तो चाहता है कि हम किसी और पर हम टैक्स को रूपांतरण कर दे, दूसरे पर टाल दे टैक्स को। जैसे विक्रेता लोग क्या करता है, उत्पादक लोग या विक्रेता लोग टैक्स का भार इधर टाल देता है, किस पर, क्रेता पर टाल देता है। तो ये जो यहां से यहां टाला ना, उसको बोलते हैं हम लोग शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। ठीक है, लेकिन प्रथम भार तो इसी पर पड़ा, इसी पर इम्पैक्ट पड़ा सबसे पहले। तो आगे देखिए, तो कोई बोलेगा कराघात मतलब क्या होता है, तो जिस पर सबसे सर्वप्रथम जिस पर कर का भार पड़ता है उसको बोलते हैं कराघात। इसमें और एक है, इसमें और एक चीज याद रखिएगा, यह कर का तत्कालिक भार होता है, कर का अंतिम भार नहीं, कर का
अंतिम भार नहीं, अंतिम भार नहीं, इसलिए कि ये तत्कालिक है। अंतिम भार नहीं, अंतिम हो सके क्रेता देगा, विक्रेता क्या करेगा, क्रेता पर डाल देगा, तो क्रेता को अंतिम रूप से देना होगा। ठीक है, इसलिए ये होता है तत्कालिक भार है, उस व्यक्ति पर पड़ा, लेकिन वो व्यक्ति क्या करेगा, किसी और पर टाल देगा, तो इसलिए बोलते हैं ये अंतिम भार नहीं है, ये किसी और को भी टाल सकता है। तो कराघात सर्वप्रथम जिस व्यक्ति पर कर लगाया गया, ठीक है, कर का भार उस व्यक्ति को सहना पड़ा सबसे पहले, उसको बोलेंगे कराघात। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कर विवर्तन क्या होता है। ठीक है, तब जाके डेफिनेशन सब बनाएंगे हम लोग, तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए दूसरा है कर विवर्तन, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, ऊपर में लिख दिए हैं शिफ्ट करना टैक्स को। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, इसका डेफिनेशन कॉपी में लिखा रहेगा, कभी भूलिएगा नहीं, इसीलिए नहीं तो हम समझा के पार कर सकते थे। कर विवर्तन शिफ्टिंग, कर विवर्तन वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें कर के भार को यानी कि बर्डन को, कर का भार को कानूनी तौर पर, ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर टाल देता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित कर देता है, बोल देते हैं हस्तांतरित कर देता है। मतलब क्या हुआ, मतलब कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है, ठीक है, जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वह कर को किसी और व्यक्ति पर टाल देता है, किसी और व्यक्ति पर टाल देता है, उसे हम लोग कर विवर्तन कहते हैं। कहने का क्या अर्थ हुआ, इसको हम मिटा रहे हैं, कराघात आप लोग समझ गए हैं ना। शिफ्टिंग ऑफ टैक्स मतलब ना, इंग्लिश में वर्ड से ही पता चल रहा है कि इस व्यक्ति पर सरकार टैक्स लगाएगा, इसको बहुत घात हुआ, कराघात हुआ। ठीक है, ये चाहा कि हम काहे सब कर को चुकाएं, ऐसा कुछ उपाय अपनाते हैं कि मेरा कर का भार किसी और पर भी टाल दें हम। तो ये व्यक्ति क्या किया, दूसरे व्यक्ति पर कर का भार को टाल दिया, ये कर को इधर टाल दिया, इस सेकंड व्यक्ति पर, फर्स्ट व्यक्ति पर लगा तो इसको कराघात कहें। ये कर चाहा कि हम नहीं भर के हम किसी और पर टाल देते हैं, वास्तव में होता है क्या है, विक्रेता जो बेचने वाला होता है ना, वो क्रेता पर टाल देता है। तो ये जो टालने का जो प्रक्रिया हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग करना। ये टैक्स को इस व्यक्ति पर टाल दिया तो कर विवर्तन हुआ। ठीक है, कर का भार को किसी और पर दे देना ही कर विवर्तन कहलाता है, शिफ्टिंग कर दिया। ठीक है, तो ये कर विवर्तन को पूछा कि कर विवर्तन से क्या समझते हैं, तो नॉर्मल सा बात बोलिएगा कि जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वो कर का भार को, बर्डन को, जो पैसा देना है उस कर के भार को किसी और व्यक्ति पर टाल देता है, और व्यक्ति पर स्थानांतरित कर देता है, उसको बोलते हैं कर विवर्तन। ठीक है, तो कर विवर्तन हो गया। अंतिम एक है, लास्ट है करापात। ठीक है, करापात को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। देखिए करापात, इसको कर भार भी बोलते हैं, कर भार भी बोला जाता है। करापात क्या होता है, जो व्यक्ति अंतिम में लगा, ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, कर का अंततः मतलब अंतिम में, अंततः मौद्रिक, ये वर्ड सब यूज इसलिए कर रहे हैं कि आपको एग्जाम में पूछता है मौद्रिक बोझ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं भार, जिसके ऊपर पड़ता है, जिसके ऊपर पड़ता है, उसे करापात कहते हैं। मान लीजिए कि ये व्यक्ति पर टैक्स लगा,
ये व्यक्ति किसी और पर टाल दिया टैक्स को, ठीक है, ये टैक्स को किसी और पर टाल दिया। अब अंतिम रूप से इस व्यक्ति को चुकाना पड़ रहा है। इस पर सरकार टैक्स लगाया था लेकिन टैक्स को शिफ्टिंग कर दिया इस पर, और इस व्यक्ति को अंतिम रूप से चुकाना पड़ रहा है, तो ये बोलेंगे ये करापात हुआ, यहाँ पर कराघात हुआ था, कराघात। और ये क्या हुआ, शिफ्टिंग हुआ, इधर शिफ्टिंग, ठीक है। तो अंतिम रूप से अंततः मौद्रिक भार जिसके ऊपर पड़ता है ना उसको करापात कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। अब इसमें और एक दो चीज को जानना है। अंततः, अंततः मतलब अंतिम रूप में ना, अंततः कर का भार, ठीक है, को सहन करता है। करापात में अंततः कर का भार को जो व्यक्ति सहन करेगा उसको करापात कहेंगे। अब वो क्या करेगा कि दूसरे पर शिफ्ट नहीं करेगा, अंतिम रूप से ये व्यक्ति इस पर टाला तो ये व्यक्ति तीसरा पर नहीं टाल रहा है, इसको टैक्स चुकता करना पड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे करापात। अगर ये व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति पर टाल देता तो ये अंतिम रूप से ये चुका रहा है, तो ये करापात कहलाता है। तो अंततः कर का भार को सहन करता है उसको करापात कहेंगे, ठीक है, इंसिडेंस कहेंगे। इसमें और क्या समझना है, इसमें कर भार यानी कि कर का जो बर्डन है को विवर्तन मतलब शिफ्टिंग, विवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। अंतिम रूप से यही चुका रहा है, किसी और पर टाल नहीं देता है, तो करापात कहलाएगा। इसमें कर का विवर्तन शिफ्टिंग आगे नहीं होगा करापात में। यह कर का वास्तविक भार, वास्तविक भार को सहन करता है, सहन करता है। वास्तविक भार जो अंततः जिस पर भार पड़ना, इसलिए बोल रहे इसको वास्तविक भार को वही सहन करता है। तो करापात जिस पर पड़ेगा वो अंतिम रूप से वही देगा, वो किसी और पर टाल नहीं सकता है, तो उसको बोलेंगे करापात। 3 वर्ड सीख गए आप लोग। कराघात जो सबसे पहले जिस पर टैक्स लगाया जाता है, कर का भार जिस व्यक्ति पर सबसे पहले पड़ेगा उसको कराघात कहेंगे। उस टैक्स की मात्रा को किसी और पर स्थानांतरित कर दे, किसी और पर टाल दे, इसको कर विवर्तन, ये प्रक्रिया को कर विवर्तन कहेंगे। और अंतिम रूप से जो टैक्स चुकाएगा, अंततः लास्ट में जो भार जिस व्यक्ति पर पड़ेगा उसको करापात कहेंगे। तो अब देखिए ये 3 वर्ड आप लोग सीखे थे, चीज को समझना है यहाँ पर। जैसे हम बोलेंगे कि प्रत्यक्ष कर जो है, प्रत्यक्ष कर, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इनकम टैक्स, आयकर। आयकर, आयकर ऐसा है जिसमें ना कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। किसमें? प्रत्यक्ष कर में। तो प्रत्यक्ष कर क्या है? इनकम टैक्स है। हम जॉब कर रहे हैं तो हमको सरकार टैक्स लगाया, ठीक है, 70,000 रुपया टैक्स लगा दिया, सारा वेतन फरवरी का ले गया। अब क्या हुआ? टैक्स लगाया तो हम थोड़ी बोले कि मेरे बाबूजी से जाके ले लेना, ये हम ही को ये देना पड़ रहा है, यानी कि कराघात तो हमें को हुआ, अंततः अंतिम रूप से करापात भी हम ही को लेना पड़ा, अंतिम रूप से हम ही को देना, हम किसी पर ट्रांसफर नहीं किए। तो ये जो कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ा तो वो कहलाएगा प्रत्यक्ष कर, ठीक है, कि एक ही व्यक्ति पर लगाया, कराघात भी उसी को पड़ा और अंततः इसी को चुकाना पड़ रहा है। लेकिन अब देखिएगा अप्रत्यक्ष कर में, अप्रत्यक्ष कर में जैसे बिक्री कर चलते हैं, बिक्री कर, इसमें क्या होता है कि ये विक्रेता जो होता है, विक्रेता ये बेचने वाला, इस पर टैक्स तो लगाया, लेकिन क्या करता है, ये टैक्स को रूपांतरण कर देता है दूसरे किस पर? क्रेता पर, जोड़ के वस्तु में क्रेता पर लगा देता है, टैक्स सब जोड़ के क्रेता पर टाल देता है, रूपांतरण कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये तो कराघात यहाँ पर हुआ इसको, लेकिन ये करापात इसको हो रहा है, करापात। देखिए अंतिम रूप से क्रेता को चुकाना पड़ रहा है। तो अप्रत्यक्ष कर में, इनडायरेक्ट टैक्स में कराघात और करापात अलग अलग व्यक्ति पर पड़ता है। विक्रेता जो हुआ उस पर टैक्स लगाया सरकार, तो विक्रेता क्रेता पर टाल दिया,
तो यहाँ पर करापात किसी और पर और कराघात किसी और पर, किस पर? अप्रत्यक्ष कर में। लेकिन प्रत्यक्ष कर में देखिएगा कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ा। प्रत्यक्ष कर जैसे इनकम टैक्स हम पर लगाया, हम ही को देना पड़ रहा है। हम नहीं बोलेंगे कि किसी मेरे मित्र पर नहीं टाल सकते हैं, कराघात भी हम ही और करापात ही हम ही। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में देखिएगा जैसे बिक्री कर, ठीक है, बिक्री कर में विक्रेता पर लगा, अब विक्रेता टाल दिया क्रेता पर, क्रेता इधर नहीं टाल रहा है किसी पर, यानी कि अंतिम रूप से यही दे रहा है। तो करापात यहाँ हो गया, कराघात हो गया, और ये जो प्रोसेस हुआ वो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स हुआ। अब देखिए कर की भार अब आगे समझना है आप लोगों को यहीं से। ये तो आप समझ गए तीन चीज को, करापात, कराघात और करापात। अब आपको समझना है जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। देखिए अगर आपको बोला जाए, इसमें हम लोग आगे देखेंगे, कर भार, ठीक है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं बर्डन ऑफ टैक्स। ठीक है, बर्डन ऑफ टैक्स, कर भार को बर्डन किस पर पड़ेगा। मान लिया जाए कि इसको समझने के लिए ये विक्रेता है, ठीक है, ये टैक्स को स्थानांतरित कर दिया किस पर? क्रेता पर, ठीक है। तो कर का भार किस पर ज्यादा पड़ेगा? ठीक है, क्रेता पर ज्यादा पड़ेगा कि विक्रेता पर ज्यादा पड़ेगा कर का भार? ये निर्भर करता है मांग की लोच पर, मांग की लोच और पूर्ति की लोच पर, पूर्ति की लोच पर निर्भर करता है कि कर का भार किस पर ज्यादा पड़ेगा। कि कर का भार अगर आपको बोला जाए कि वस्तु जो है वो लोचदार है, यानी कि वस्तु की मांग लोचदार है, ऐसी स्थिति में विक्रेता को ज्यादा कर का भार पड़ेगा कि क्रेता को पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, तो उसको समझने के लिए कैसे करते हैं उसको समझना है, ठीक है। तो कर भार जो है इसको देखिए यहीं से समझिएगा कि किसको ज्यादा भार पड़ेगा, विक्रेता को कि क्रेता को, अगर हम स्थानांतरित करते हैं तब, ठीक है। इसको समझना है, यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। वस्तुओं पर, यहीं से समझना है, अच्छा से समझिएगा, वस्तुओं पर लगाए गए कर का भार, ठीक है, या विवर्तन शिफ्टिंग, विवर्तन, उनकी मांग एवं, ठीक है, पूर्ति की लोच पर निर्भर करता है। टैक्स का जो बर्डन है, भार है ना, जो वस्तु पर हम लोग जो टैक्स लगाते हैं, तो उस वस्तु पर जो टैक्स लग रहा है उसका भार क्रेता पर ज्यादा पड़ेगा कि विक्रेता पर ज्यादा पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा कि वस्तु की मांग और पूर्ति की लोच कैसा है, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु ये है, अभी एक एक्स वस्तु है, ठीक है, ये विक्रेता बेच रहा है इसको, इधर क्रेता खरीदने वाला है। अब क्या किया कि टैक्स जो है, इसका कर का भार जो है, कर भार जो है वो विक्रेता पर ज्यादा पड़ेगा कि क्रेता पर, क्योंकि क्रेता इसको तो खरीदेगा और ये विक्रेता इसको बेचेगा एक्स वस्तु को। अब ये डिपेंड करेगा ना कि मांग की लोच या या तो फिर पूर्ति की लोच कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। कि ये क्रेता हो सके इसको खरीदबे नहीं करेगा तब टैक्स लगा देगा, 10 रुपया टैक्स लगा दिया और बेच रहा है, और क्रेता इसको खरीदेगा ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में तो विक्रेता को ही ना सारा का सारा टैक्स का भार जाएगा। सोच लीजिए कि विक्रेता कोई एक वस्तु को बेचना चाह रहा है, ठीक है, इसको बेचने के लिए लाया मार्केट में, और इसका मार्केट में दाम था 10 रुपया और ऊपर से 5 रुपया टैक्स 5 रुपया लग रहा था, तो टैक्स लगा के 15 रुपया लगा दिया, अब बेच रहा है। अब क्रेता खरीदने वाला है, अब देखा कि 15 रुपया हो गया, क्रेता खरीदबे ना करे, तो सारा का सारा भार तो विक्रेता पर पड़ जाएगा, खरीदबे नहीं कर रहा है क्रेता।
और अगर क्रेता खरीद लिया, जरूरी है उसको खरीदना, तो सारा का सारा भार इधर आ गया, तो सब भार तो क्रेता पर डिपेंड करे। तो ये मांग की लोच, ये कैसा मांग है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि वो मांग की लोच कैसा है। अगर मांग की लोच पर डिपेंड करेगा और पूर्ति की लोच पर, कि कर का भार किसको पड़ने वाला है, तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है लोच के लिए। इसको पूछ सकता है एग्जाम में कि इसको इस तरह से पूर्ति की लोच बटा मांग की लोच बराबर क्रेता का कर भार बटा विक्रेता का कर भार। ये क्या एक फॉर्मूला है कि किस पर ज्यादा कर का भार पड़ेगा। इस फार्मूला में हम लोग बैठा के देखेंगे, लेकिन इस फार्मूला को बैठाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस लगता है। इसको बनाते बनाते आपका मैथमेटिकल टर्म में बनाना होगा, क्रेता का कर भार निकालना होगा, विक्रेता का कर भार, पूर्ति की लोच निकालना होगा, मांग की लोच, फिर इसका बटा करना होगा, इसका बटा करना होगा, तब जाके देखेंगे भार किसको पड़ता है। तो ये इसलिए लिखा है कि इस फार्मूला को पूछ देता है कि कर भार निकालने के लिए इसका सूत्र क्या है। तो पूर्ति की लोच बटा मांग की लोच, और मांग की लोच देखिए, मांग की लोच के सामने है विक्रेता का कर भार और पूर्ति की लोच के सामने है क्रेता का कर भार। इसको बस याद रखना है इस तरह का, अगर फॉर्मूला को पूछ दे तब। लेकिन हम लोग जो निकालेंगे वो अपना दिमाग से, अपना कॉन्सेप्ट से इसका आंसर को मारने पर, आंसर को क्लिक करने पर सही हो जाता है। कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। देखिए आप लोगों को ये तो लिख लिए होंगे, ये फार्मूला को पूछ सकता है ना, इस फार्मूला से ही बनाया जाता है, लेकिन हम लोग इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर 2 लाइन लिखते हैं पहले, फिर से उसके बाद आप लोगों को समझाते हैं। ये है पहला, वस्तु की मांग जितनी लोचदार, अभी आप लोग को लोचदार बेलोचदार सिखाना होगा, जितनी लोचदार, ठीक है, जितनी लोचदार होगी, ठीक है, जितनी लोचदार होगी, कर का भार उतना अधिक विक्रेता पर पड़ेगा। और एक लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। वस्तु की पूर्ति जितनी लोचदार, अभी लोचदार बेलोचदार समझाना होगा, फिर आप लोगों को बताएंगे, जितनी लोचदार होगी, कर का भार उतना अधिक, ठीक है, उतना अधिक क्रेता पर पड़ेगा। अब यहां पर समझना है आप लोगों को। चलिए आप लोगों को पहले लोचदार और बेलोचदार समझाते हैं। ये एक वर्ड है लोचदार, ठीक है, और ये है बेलोचदार। ये 2 वर्ड इकोनॉमिक्स में समझ गए ना तो आधा इकोनॉमिक्स समझ जाएगा, क्योंकि ये 2 वर्ड को बहुत ज्यादा यूज होता है। लोचदार को बोलते हैं इलास्टिक, रबड़ किस तरह से फैल जाता है वो इलास्टिक होता है। बेलोचदार जो होता है वो इलास्टिक नहीं होता, अनइलास्टिक होता है, अनइलास्टिक बोल सकते हैं। ये ज्यादा टनाएगा नहीं ना, इलास्टिक तो रबड़ जैसे टना जाएगा फिर नजदीक आ जाएगा, मतलब ये किसी भी रूप में ढल सकता है, लेकिन ये दूसरा रूप में नहीं ढल सकता है, ठीक है। लोचदार, अब आपको बोलते हैं लोचदार का अर्थ समझिए। हम अगर कीमत अगर ना बढ़ जाएगा ना, तो अगर वस्तु की मांग मेरे लिए लोचदार है, समझिएगा इस जगह, वस्तु की मांग मेरे लिए लोचदार है एकदम लोचदार, मतलब हम कहीं भी टना सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी तरह का भी हम रूप अपने आप को ढाल सकते हैं, इसको लोचदार बोलेंगे। कीमत बढ़ गया तो, और हम लोचदार है, मांग मेरा लोचदार है, तो हम बोलेंगे नहीं खरीदेंगे भाई, नहीं खरीदेंगे। हम लोचदार हैं, कीमत बढ़ेगा नहीं खरीदेंगे, लेकिन कीमत कम होगा खरीदेंगे। इसके लिए एकदम स्वतंत्र है, लोच है, मेरा एकदम लोचदार है। लेकिन बेलोचदार अगर हैं तो ये मेरे लिए एकदम अनिवार्य है, हमको खरीदना ही खरीदना है, बेलोचदार है हम उस वस्तु के प्रति, मेरा मांग बेलोचदार है, तो कीमत बढ़ेगा ना,
कीमत बढ़ेगा तो भी हमको खरीदना ही खरीदना है, अनिवार्य है मेरे लिए, ठीक है। वो हम ज्यादा ढल नहीं सकते हैं दूसरी ओर कि कीमत बढ़ गई तो हम नहीं खरीदेंगे, ऐसा नहीं है, हमको खरीदना ही पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं कि जीवन रक्षक दवा, मान लीजिए जीवन रक्षक दवा है, जीवन रक्षक दवा, ये दवा जो है मेरे लिए ना, ये दवा जो मेरे लिए है, वो हम बोल सकते हैं कि इसकी मांग मेरे लिए ना बेलोचदार है। क्यों? जब तक हम इस दवा को नहीं खाएंगे हम जिंदा नहीं रहेंगे, तो हम बोलेंगे ये लोचदार मेरे लिए नहीं है, ठीक है, ये मेरे लिए बेलोचदार है, क्योंकि इस दवा को हमको खाना अनिवार्य है, रोज एक टैबलेट खाना है, तो इसकी दवा की मांग जो होगा मेरे लिए ना बेलोचदार होगा। लेकिन इसी के जगह में अगर हम बोलेंगे कि कोई वस्तु ले लेते हैं, मान लीजिए कि कोको कोला ले लिए, ठीक है, या पेप्सी ले लिए, तो पेप्सी की मांग जो है ना वो मेरे लिए लोचदार है, ठीक है। लोचदार इसलिए बोल रहे हैं कि अगर कीमत बढ़ गया तो हम नहीं पियेंगे पेप्सी, कोई हमको उससे दिक्कत नहीं है, हम मर नहीं जाएंगे नहीं पियेंगे तो, ये मेरे लिए लोचदार है। कीमत बढ़ेगा हम नहीं खरीदेंगे, कीमत घटेगा तो हम खरीद लेंगे, तो उसको कहेंगे लोचदार। और बेलोचदार बोलेंगे नहीं हमको लेना ही पड़ेगा भाई, इसके बगैर हमको काम नहीं चलेगा। एक विद्यार्थी के लिए कलम और कॉपी लोचदार होगा कि बेलोचदार होगा? कोई इसका जवाब दीजिए। तो एक विद्यार्थी है मान लीजिए, तो समझिएगा ना, सर इलास्टिक होगा क्योंकि उसका जरूरत है, ये वो कितना ही विद्यार्थी महंगा स्टूडेंट है, इसके लिए कॉपी और कलम की मांग जो होगी ना, कलम की मांग हम क्या बोल सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं ये बेलोचदार है, इसके बगैर वो क्या बेलोचदार हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसी का जरूरत है इसको अभी। लेकिन ये स्टूडेंट को हम बोलेंगे कि हल जो हम लोग जोतते हैं हल का, ये हल का डिमांड जो है, हल की मांग जो है वो लोचदार है कि बेलोचदार? तो हम बेलोचदार नहीं बोल सकते हैं, लोचदार है बोल सकते हैं, इसका जरूरत ही नहीं है, ठीक है। या जरूरत है, वो खेती करता है, लेकिन उसका मेन जरूरत तो कॉपी कलम है, ठीक है। तो जो चीज के लिए हम लोचदार होते हैं उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। कीमत बढ़ेगा, अगर कीमत को लेके देखें, कीमत बढ़ेगा तो बोलेगा हम नहीं खरीदेंगे, जाओ चुपचाप घर में रहेंगे। और बेलोचदार रहेगा ना, तो कीमत बढ़े या घटे उसको लेना ही पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग बेलोचदार। तो अब थोड़ा सा समझिए यहाँ पर, अब हम थोड़ा सा आते हैं यही टैक्स वाला में। हम बोले कि वस्तु जो है ना, वस्तु की मांग कौन करता है? तो क्रेता करता है, और विक्रेता जो करेगा वो वस्तु की पूर्ति करता है, ये वस्तु की पूर्ति करता है, ये वस्तु की पूर्ति विक्रेता कर रहा है, क्रेता वस्तु की मांग करता है, ठीक है, क्रेता। अब मान लीजिए कि ये बेच रहा है और ये विक्रेता क्या क्या टैक्स यहां लगा दिया कोई वस्तु में, ठीक है, कोई वस्तु में टैक्स लगाया और वस्तु इसका मांग कर रहा है कौन? क्रेता। अब क्रेता के लिए वो वस्तु क्या है? बेलोचदार है, बेलोचदार है, उसको लेना ही लेना है, बेलोचदार है वो, उसको लेना ही लेना है उस व्यक्ति को। तो ये टैक्स लगा के जोड़ दिया है, इस ये क्या कर रहा है? विक्रेता टैक्स जोड़ दिया है, और ये वस्तु जो बेच रहा है विक्रेता, एक्स वस्तु, वो वस्तु का मांग अगर ये कर रहा है और ये मांग एक्स वस्तु का मांग जो है उसके लिए बेलोचदार है, उसको लेना ही लेना है, तो कर का भार किस पर ज्यादा पड़ेगा उसको सोचिए, विक्रेता पर पड़ेगा कि क्रेता पर पड़ेगा? इसको सोच सकते हैं आप लोग। क्रेता पर पड़ेगा सर, क्रेता पर, एकदम क्रेता पर पड़ेगा, इसलिए कि ये टैक्स लगाया ना, टैक्स लगाने के बाद इसको दिया, अब इसको तो लेना एकदम जरूरी है, बेरोजगार है ना मांग। मान लीजिए कोई दवा ही है, वो दवा के बगैर रह नहीं सकता है, अब टैक्स यहाँ जोड़ दिया है तो ये व्यक्ति को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मांग क्या है उसके लिए? बेरोजगार है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कर का भार जो होगा पड़ेगा वो क्रेता पर ज्यादा पड़ेगा, क्रेता पर टाल दिया यहाँ पर। लेकिन देखिए अगर हम बोलेंगे कि विक्रेता एक्स वस्तु पर टैक्स लगाया है बेचने वाला, लेकिन इस एक्स वस्तु की मांग जो है क्रेता के लिए वो लोचदार है, लोचदार है, ठीक है। अब टैक्स लगाया तो कीमत बढ़ ना जाता है टैक्स लगाने पर, तो टैक्स लगाने पर कीमत बढ़ गया और इस व्यक्ति के लिए वो वस्तु क्या है? लोचदार है। तो ये लोचदार है, इसका मतलब बोलेगा हम नहीं लेंगे वस्तु को, टैक्स लगा दिए हो जानबूझ के बहुत ज्यादा और कितना कीमत बढ़ गया है तो हम नहीं लेंगे, लोचदार है वो वस्तु मेरे लिए।
क्योंकि कीमत अभी बढ़ा हुआ है, हम नहीं लेंगे, लोच है, लोचदार है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कर का भार किसको ज्यादा पड़ेगा? वो लेगा ही नहीं, तो विक्रेता पर पड़ जाएगा, क्योंकि खरीदेगा ही नहीं, लोचदार है ना। टैक्स लगाया, कीमत बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये वस्तु का मांग इसके लिए क्या हो गया है? लोचदार हो गया है, तो बोलेगा टैक्स लगा दिए हो, कीमत बढ़ गया है, हम नहीं लेंगे, तो नहीं लेंगे क्योंकि लोचदार है। जरूरत एकदम रहता तो बोलते कि बेलोचदार है वो वस्तु, लोचदार है, नहीं लेंगे, तो कर का भार ना विक्रेता पर पड़ जाता ज्यादा। तो इसीलिए ऊपर का 2 लाइन जो लिखे हैं उसको समझिए, आप देख लीजिए ऊपर का 2 लाइन को। वस्तु की मांग जितनी लोचदार होगी, वस्तु की मांग जितनी लोचदार होगी, मतलब कीमत बढ़ेगा हम नहीं लेंगे, घटेगा तो हम लेंगे, तो लोचदार है वो वस्तु, तो कर का उतना ही भार, अधिक भार विक्रेता पर पड़ेगा। देख लीजिए विक्रेता पर पड़ने वाला है। लेकिन इधर नीचे है, वस्तु की पूर्ति जितनी लोचदार होगी, मतलब ये चाहेगा तो बेच सकता है, चाहेगा तो नहीं भी बेच सकता है, ठीक है। लोचदार है मतलब वो चाहेगा तो बेचेगा, नहीं तो नहीं बेचेगा, बोलेगा कि हम आधा रख लेंगे और कुछ वस्तु को ही बेचेंगे। तो ऐसी स्थिति में कर का भार ना है, अधिक क्रेता पर पड़ेगा। सेकेंड वाला को समझना है। पूर्ति तरफ जा रहे हैं हम लोग। अब पूर्ति तरफ मतलब थोड़ा सा विक्रेता। पूर्ति और हाँ, बोलिए। सर अलग अलग कॉन्सेप्ट है, एक बार मांग का भी बताया, वैसे ही पूर्ति का बताने जा रहे हैं। हाँ, देखिए ये मांग वाला समझे आप लोग? हाँ वो तो समझ में आ गया, तो हम वही कंफ्यूज हो रहे थे कि एक जगह मांग का यूज है, एक जगह पूर्ति का, तो खैर आप पूर्ति का बताने जा रहे हैं तो अच्छा है। देखिए ये मांग वाला आप लोग समझ गए होंगे, फिर से एक बार हम बता रहे हैं, फिर पूर्ति बताएंगे तो समझ में आएगा, और एक जगह लिख देंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। हम बोल रहे हैं मांग की बात कर रहे हैं, पहला नंबर की बात कर रहे हैं। अगर ये विक्रेता है, विक्रेता बेच रहा है, ठीक है, और इधर क्रेता है, और ये एक वस्तु बेच रहा है जिसका वस्तु का दाम एक्स वस्तु है, ये बेच रहा है, और इसको क्या करना है? खरीदना है। और क्रेता के लिए ये एक्स वस्तु जो है ना वो बेलोचदार है। बेलोचदार मतलब हम बोले ना कि इसको लेना एकदम कंपलसरी है, जरूरी है लेना, ठीक है। मान लीजिए दवा ही है, ये दवा, दवा बगैर मर जाएगा वो आदमी। तो ऐसी स्थिति में विक्रेता इसमें क्या करेगा? टैक्स जोड़ देगा। अब टैक्स जोड़ देगा और इसको तो लेना ही लेना है, क्योंकि मांग, इस वस्तु का मांग क्या है? बेलोचदार है, तो लेना ही लेना पड़ेगा। तो अब इसमें टैक्स का भार जो है ना वो क्रेता पर पड़ेगा ज्यादा। लेकिन अगर हम इस जगह बेलोचदार नहीं लिख के हम क्या कर देंगे? लोचदार लिख देते हैं। देखिए लोचदार, लोचदार है। अब ये व्यक्ति टैक्स लगाया, टैक्स लगाया, ये दवा नहीं है हम, ठीक है। टैक्स लगाने के बाद इसका रेट बढ़ गया, दाम बढ़ गया है, दाम बढ़ गया, और ये क्रेता के लिए ये वस्तु क्या है? लोचदार है, चाहेगा तो लेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं लेगा, मतलब कीमत बढ़ा है नहीं लेंगे, घटेगा तो लेंगे, ये लोचदार है। तो ऐसी स्थिति में टैक्स का भार जो है ना वो विक्रेता पर ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि क्रेता के लिए लोचदार है, नहीं लेंगे कर दिएगा, क्योंकि लेना जरूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में टैक्स लगा के दाम बढ़ा दिया है, तो जितना लोचदार होगी ना, जितना अधिक लोचदार होगी, कर का भार विक्रेता पर ज्यादा पड़ेगा। अब हम लोग पूर्ति तरफ आते हैं। वस्तु की पूर्ति, वस्तु की पूर्ति विक्रेता करता है, उसको समझिएगा। वस्तु की पूर्ति विक्रेता करता है, ठीक है, इसको समझना है। ये विक्रेता है, ये विक्रेता है, और ये पूर्ति क्या है इसके लिए? अभी मान लीजिए पहले बेलोचदार वर्ड को जोड़ते हैं ना, अभी लोचदार वर्ड नहीं जोड़ रहे हैं। पूर्ति क्या है? बेलोचदार है, बेलोचदार। पूर्ति क्या है? बेलोचदार है। बेलोचदार मतलब उसको बेचना ही बेचना है, नहीं बेचेगा वो उसका वस्तु खराब हो सकता है। बेलोचदार मतलब, पूर्ति बेलोचदार मतलब उसको बेचना ही बेचना है, ठीक है, उसको किसी भी रूप में उसको बेचना ही बेचना है, उसको बोलेंगे बेलोचदार, ठीक है। वो नहीं चाहते हुए उसको बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि पूर्ति उसका बेलोचदार है, ठीक है। अब बेलोचदार है, इसको बेचना ही बेचना पड़ेगा, तो क्रेता जो है उसको खरीदेगा, ठीक है। तो इसमें भार जो किस पर पड़ेगा उसको समझिए। इसको हम बोल रहे हैं कि ये पूर्ति बेलोचदार है, इसको एनी हाउ बेचना ही है, ठीक है। और क्रेता अगर ये खरीद रहा है, खरीदना पड़ेगा क्रेता को, ठीक है। तो क्रेता के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो खरीदे या ना खरीदे, लेकिन इसको बेचना जरूरी है। तो ये वस्तु क्या करेगा? दाम कम करके भी बेच सकता है, टैक्स एकदम बहुत कम लगा के भी बेच सकता है, टैक्स बिना टैक्स लगाए भी बेच सकता है, क्योंकि बेलोचदार है, उसको एकदम कंपलसरी बेचना जरूरी है, नहीं कल उसका वो वस्तु खराब हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में टैक्स का भार किस पर ज्यादा पड़ेगा? सोच लीजिए तो।
थोड़ा सा यहाँ पर ये विक्रेता पर सर। विक्रेता पर पड़ेगा, ठीक है। ये तो चाहेगा तो खरीदे या ना, लेकिन इसको बेचना बहुत जरूरी है। सस्ता करके भी बेचेगा, लेकिन बेचेगा तो ऐसी स्थिति में जिसका बेरोजगार होता है ना, उसको टैक्स का भार ज्यादा पड़ता है। लेकिन ये इसी जगह हम बोल देंगे कि लोचदार है। ये क्या है? पूर्ति लोचदार बोलेंगे। लोचदार मतलब कि वो फ्री हो, बेच भी सकता है, नहीं भी बेच सकता है। लोचदार मतलब कुछ वस्तु को रख लिया और कम ही वस्तु को वो बेच रहा है। मतलब मान लीजिए कि उसके पास बहुत ज्यादा वस्तु है, लेकिन बहुत सारा वस्तु को स्टॉक में रख लिया, क्योंकि लोचदार है, बेचना जरूरी नहीं है उसके लिए। एक हिसाब से वो वस्तु को बेच भी सकता है, नहीं भी बेच सकता है। तो कम वस्तु को ही मार्केट में ला रहा है, बाकी वस्तु को रख दिया, ठीक है। तो कम वस्तु को लाया तो क्रेता को तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वस्तु कम है। ऐसी स्थिति में ना लोचदार रहता है पूर्ति, तो उस समय सारा का सारा भार, यानी कि ज्यादा भार जो पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा? क्रेता पर पड़ेगा, क्योंकि ये पूर्ति इसके लिए लोचदार है। वो क्या करेगा? चाहेगा तो पूर्ति कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, या तो फिर सारा स्टॉक में रख लेगा और कम मात्रा में यहाँ पर वस्तु को भेजेगा टैक्स लगा के। तो क्रेता को तो लेना ही पड़ेगा, वस्तु की मात्रा कम कर दिया, क्योंकि लोचदार है। बेरोजगार रहता तब ना उसको बेचना ही बेचना पड़ता। तो कर का भार क्रेता पर पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं वस्तु की पूर्ति जितनी लोचदार होगी, कर का भार उतना ही अधिक क्रेता पर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्ड आ रहा है, उसको समझिएगा थोड़ा सा। फिर से यहाँ पर बता रहे हैं या कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगर बेरोजगार, जिसका भी बेरोजगार होता है ना, बेरोजगार, उसका स्वयं पर ज्यादा, स्वयं पर कर भार ज्यादा पड़ेगा, चाहे क्रेता हो या विक्रेता हो, ठीक है। बेरोजगार वर्ड आ गया ना, इसका मतलब स्वयं पर ज्यादा पड़ेगा, चाहे विक्रेता हो या क्रेता हो। और लोचदार वर्ड आ गया ना, लोचदार, तो लोचदार में स्वयं पर नहीं पड़ेगा भार, ठीक है, चाहे क्रेता हो या विक्रेता हो, क्योंकि लोचदार है, वो फ्री है, ठीक है। लोच उस पर ज्यादा है। तो बेलोचदार जिस पर भी पड़ेगा उस पर स्वयं पर कर का भार ज्यादा पड़ेगा। और लोचदार है, इसका मतलब उसका विपरीत में जो भी है। अगर विक्रेता का पूर्ति बेलोचदार है तो क्रेता पर पड़ेगा, और क्रेता के लिए लोचदार है तो विक्रेता पर पड़ेगा। तो इसको इस तरह से कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो अब हम लोग तैयार करते हैं इसका टेबल, और टेबल से आप लोगों को जवाब देते जाना है, एक जगह खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा बनाते हैं, देखिए आप ही लोग जवाब देते जाइएगा। आप लोग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा, तो इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं फटाफट। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं, इधर कंडीशन लिख देते हैं, कंडीशन, और इधर लिख लेते हैं परिणाम, आउटकम लिख सकते हैं, आउटकम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए पहला नंबर, जब मांग की लोच, अब मांग की लोच जो चैप्टर पढ़े हैं ना, मांग की लोच, ठीक है, पूर्णतः लोचदार, ठीक है, मतलब ईडी बराबर इंफिनिटी है। तो परिणाम क्या होगा? कर का संपूर्ण भार, क्योंकि पूर्णता वर्ड लगा, देखिए यहाँ पर पूर्णता। तो आप लोचदार यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, पूर्णता लोचदार उसको कहते हैं। इस तरह का डायग्राम इसका बनता है ना, ईडी इक्वल टू इंफिनिटी, यानी कि कीमत थोड़ा भी बढ़े या घटे, मांग अनंत रूप से परिवर्तन आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब मांग की लोच पूर्णता लोचदार है, तो ऐसी स्थिति में कर का भार जो है किस पर संपूर्ण भार है यहाँ पर, क्योंकि पूर्णता वर्ड लगा हुआ है ना, इसलिए कर का संपूर्ण भार किस पर पड़ेगा? सोचिए तो दिमाग लगाइए, क्रेता पर पड़ेगा कि विक्रेता पर पड़ेगा? विक्रेता हाँ, पर। एकदम बहुत अच्छा। ये कर का संपूर्ण भार जो है ना, वो विक्रेता पर पड़ेगा, ठीक है, या उत्पादक पर पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए कि यहाँ पर पूर्णता वर्ड लगा हुआ है, ठीक है, पूर्णता है, एकदम पूर्णता लोचदार है, तो संपूर्ण भार, ये वर्ड भी याद रखिएगा, संपूर्ण भार विक्रेता पर पड़ेगा। दूसरा कंडीशन, जब मांग की लोच,
मांग की लोच, ठीक है। पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, बेलोचदार। देखिए पूर्णतः वर्ड लगा है, यानी कि यहाँ पर ईडी जो है वो 0 है। ये आप लोग सीखे हुए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पर परिणाम क्या होगा, कर का संपूर्ण बात होगा। कर का संपूर्ण भार किस पर पड़ेगा, सोचिए, संपूर्ण भार क्रेता पे। हाँ देखिए मांग की बात हो रहा है तो क्रेता पूर्णतः बेलोचदार है, एकदम उसको लेना ही लेना है। जैसे नमक, दवा, एकदम दवा के बिना वो जिंदा नहीं रह सकता है, तो उसको बोलते हैं पूर्णतः बेलोचदार। तो यहाँ पर संपूर्ण भार किस पर पड़ेगा, संपूर्ण वर्ड आ रहा है, संपूर्ण भार, क्योंकि वहां पूर्णतः वर्ड लगा हुआ है। तो संपूर्ण भार जो पड़ेगा वो क्रेता पर पड़ेगा, क्रेता पर। क्यों? क्योंकि उसकी मांग जो है वो पूर्णतः बेलोचदार है। पूर्णतः बेलोचदार मतलब उसको लेना अनिवार्य है, नहीं तो मर जाएगा वो। तो संपूर्ण भार क्रेता पर पड़ जाएगा। ये तीसरा नंबर, जब मांग की लोच, मांग की लोच, ठीक है, मांग की लोच इकाई के बराबर, इकाई के बराबर, जिसको हम लोग बोलेंगे ईडी बराबर 1, जिसको हम लोग समलोचदार भी बोलते हैं, समलोचदार, ठीक है। समलोचदार जब होगा तो ऐसी स्थिति में ना, ये नाम से ही पता चल रहा है समलोचदार, या फिर मांग की लोच इकाई के बराबर जब होता है तो कर का भार जो होगा ना, कर का भार जो था क्रेता बराबर विक्रेता, ठीक है। कर का भार दोनों पर क्या पड़ेगा, बराबर बराबर पड़ेगा। जब मांग की लोच इकाई के बराबर होगी तो कर का भार जो होगा वो क्रेता पर और विक्रेता पर, उत्पादक पर और उपभोक्ता पर बराबर बराबर पड़ेगा। एग्जाम में पूछता है यदि मांग की लोच इकाई के बराबर है तो कर का भार क्रेता पर अधिक पड़ेगा, विक्रेता पर अधिक पड़ेगा, क्रेता विक्रेता पर बराबर बराबर पड़ेगा, क्रेता पर अधिक विक्रेता पर कम। इस तरह का ऑप्शन डालेगा तो आपको समझ जाना है कि समलोचदार की बात कर रहा है तो बराबर बराबर दोनों पर पड़ेगा। चौथा नंबर, अगर मांग की लोच, मांग की लोच सापेक्षिक वर्ड लाता है, ये तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिखाया है, सापेक्षिक, ठीक है। ये सापेक्षिक लोचदार बोल सकते हैं, सापेक्षिक लोचदार। देखिए सापेक्षिक मतलब एगो को अधिक एगो को कम, तब सापेक्षिक वर्ड आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं एडी इज ग्रेटर देन 1 को हम लोग बोलते हैं सापेक्षिक लोचदार। सापेक्षिक लोचदार वर्ड आया है, देख लीजिए लोचदार, तो यहाँ पर कर का भार जो है, कर का भार किस पर अधिक पड़ेगा, कर का भार किस पर, सापेक्षिक लोचदार वर्ड आया है, विक्रेता पर। विक्रेता पे अधिक पड़ेगा। कर का भार विक्रेता पर अधिक, क्रेता पर कम, क्रेता पर कम, क्योंकि सापेक्षिक है ना, वो दोनों का सापेक्षिक मतलब होता है दोनों पर तुलना होगा, किसको अधिक किसको कम, ठीक है। और पूर्णता वर्ड आता है तो एक पर पड़ेगा, पूर्णता वर्ड आ रहा है मतलब एक पर, संपूर्ण का संपूर्ण भार, ठीक है। और समलोचदार आ रहा है मतलब दोनों को बराबर बराबर। सापेक्षिक लोचदार है अगर मांग की लोच, किसी वस्तु की मांग की लोच सापेक्षिक लोचदार है, मतलब सापेक्षिक लोचदार मतलब इकाई से अधिक है, तो ये लोचदार वर्ड यहाँ पर यूज हुआ, लेकिन सापेक्षिक वर्ड आ रहा है, इसका मतलब लोचदार है। तो कर का भार जो होगा वो विक्रेता पर अधिक पड़ेगा, क्योंकि क्रेता जो है वो लोचदार है, दाम बढ़ेगा तो हम नहीं लेंगे, कह देगा तो क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए कर का भार विक्रेता पर अधिक और क्रेता पर कम पड़ेगा, तुलनात्मक रूप से कम पड़ेगा। लास्ट पांचवा, मांग की लोच, किसी वस्तु की मांग की लोच, ठीक है, सापेक्षिक बेलोचदार, सापेक्षिक बेलोचदार है, बेलोचदार। अब बेलोचदार मतलब उसको लेना ही लेना है, ठीक है, तो ये तुलनात्मक रूप से बात होगा। अब लेना ही लेना है उसको, तो टैक्स कितनों बढ़ा के दे, उसको लेना ही लेना है, तो हम बोलेंगे कर का भार किस पर ज्यादा पड़ेगा, बताइए दोनों, कर का भार, हाँ, क्रेता पर अधिक, क्रेता पर ठीक है, और विक्रेता पर कम पड़ेगा, कम। विक्रेता पर कम, क्योंकि उसको लेना ही लेना है। तो सापेक्षिक वर्ड आया मतलब कि
तुलनात्मक रूप देखना होगा। इसको ईडी बराबर लेस देन 1 बोलते हैं। तो ये आपको 5 पॉइंट में से एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सो क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिए, और अभी डालेंगे क्वेश्चन को। तो ये आपको समझ गए। तो बेलोचदार आया मतलब क्रेता पर ज्यादा, और लोचदार आया मतलब विक्रेता पर ज्यादा। तो क्वेश्चन जो रहेगा वो कैसे रहेगा उसको समझिए। ठीक है, रुकिए एक मिनट, चार्जर को जोड़ना। क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा डाला रहेगा, यदि किसी वस्तु की मांग की लोच सापेक्षिक लोचदार है तो कर का भार, ठीक है, डैश कर देगा। ऑप्शन ए क्रेता विक्रेता पर समान। ऑप्शन बी कर का भार क्रेता पर अधिक, विक्रेता पर कम। सी क्रेता पर कम, विक्रेता पर अधिक। ठीक है। डी संपूर्ण भार क्रेता पर। 4 में से क्या ऑप्शन आप डालिएगा, सोच लीजिए। सी होगा सर, क्रेता पर अधिक। कौन सा होगा? सी नंबर होगा सर। सी। आप पकड़ना क्या है, ये मांग की लोच की बात कर रहा है। मांग कौन करता है? क्रेता करता है ना। और उसका क्या है? सापेक्षिक वर्ड हुआ, सापेक्षिक लोचदार, यानी कि डी इज ग्रेटर देन 1 है। सापेक्षिक लोचदार है, लोचदार है, यानी कि क्रेता चाहेगा तो ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, वो फ्री है, एकदम इलास्टिक है। ठीक है, रबड़ जैसा टना सकता है किधरों भी। ठीक ना। तो सापेक्षिक लोचदार है, इसका मतलब आपको समझना है कि क्रेता पर कम और विक्रेता पर अधिक पड़ेगा। देखिए, क्रेता पर कम और विक्रेता पर अधिक पड़ेगा। अगर कीमत बढ़ा दे टैक्स लगा के, तो क्रेता क्या बोलेगा, हम क्योंकि मांग उसका क्या है, लोचदार है, बोलेगा नहीं लेंगे, तब सारा का सारा भार तो विक्रेता पर पड़ेगा। तो इसीलिए उसको लेना ही है, कुछ ना कुछ भाग लेगा, लेकिन संपूर्ण नहीं लेगा। तो क्रेता पर कम और विक्रेता पर अधिक। लेकिन इसके जगह में लगा देता पूर्णता वर्ड लगाएगा ना, तो पूर्णता मतलब संपूर्ण भार किसी एक पर पड़ना चाहिए, वो होगा ऑप्शन में। ठीक है, तो चलिए आप समझ गए। और ये तो होगा मांग। अब पूर्ति तरफ चलते हैं, कंडीशन और परिणाम में चलते हैं ना। पूर्ति की लोच तरफ चलते हैं, इसको याद रखिएगा। पूर्ति की लोच में इधर कंडीशन, इधर परिणाम लिख देते हैं। पहला नंबर, जब पूर्ति की लोच, अब पूर्ति कौन करता है? तो विक्रेता करता है। पूर्ति की लोच पूर्णतया या पूर्णता लोचदार, जिसमें हम लोग बोलेंगे ई डी इक्वल टू इन्फिनिटी, सॉरी ई एस इक्वल टू, क्या हो गया, ई एस ना, ई एस इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो आप क्या बोल सकते हैं, किस पर पूर्णता वर्ड आ रहा है, मतलब संपूर्ण की बात होगा। संपूर्ण भार किस पर पड़ेगा? संपूर्ण भार कर का संपूर्ण भार किस पर पड़ेगा, सोचिए। क्रेता पर पड़ेगा सर। बेचने वाला तो लोचदार है, वो चाहेगा तो सब वस्तु के स्टॉक में रख लेगा और 2 ठो को बेचेगा। क्रेता पर पड़ेगा। तो ये क्रेता पर पड़ेगा ना सर? एकदम क्रेता पर पड़ेगा, क्योंकि बेचने वाला के लिए लोचदार है यहाँ पर ना। बेचने वाला चाहेगा तो बेच सकता है, कम ही वस्तु को देगा तो कम वस्तु अगर मार्केट में लाएगा कम वस्तु को, और अधिक को स्टॉक में रख लेगा, तो इसमें टैक्स जोड़ जाड़ के बेचेगा और कम वस्तु भेजेगा तो लेगा ही ना, लेना ही पड़ेगा क्रेता को। तो इसलिए कर का संपूर्ण भार जो है ना, वो क्रेता पर पड़ेगा।
ठीक है, उपभोक्ता या क्रेता, क्रेता का स्थान में उपभोक्ता भी लिखा रहेगा, क्रेता पर पड़ेगा, याद रहे। अब देखिए दूसरा नंबर, जब पूर्ति, तो बोलेगा किसी वस्तु की ना, जब किसी वस्तु की पूर्ति की लोच पूर्णतः बेलोचदार, देखिए बेलोचदार है, पूर्णतः बेलोचदार मतलब उसको एकदम बेचना ही बेचना है, ठीक है, नहीं बेचेगा घाटा में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कर का संपूर्ण, पूर्णतः वर्ड हो रहा है, तो कर का संपूर्ण भार किस पर जाएगा, कर का भार जो है विक्रेता या उत्पादक पर पड़ेगा, विक्रेता पर एकदम उसको देना ही देना है। और क्रेता बोलेगा भाई हम नहीं लेंगे, तुम महंगा कर रहे हो, तो और सस्ता में तो उसको तो बेचना ही पड़ेगा, तो संपूर्ण भार जो होगा वो विक्रेता पर पड़ेगा। तीसरा नंबर, जब पूर्ति की लोच, ठीक है, जब पूर्ति की लोच समलोचदार हो, समलोचदार, ठीक है, इसको बोलते हैं ES इक्वल टू 0, ES इक्वल टू 1। अब यहां पर कर का भार दोनों पर बराबर बराबर, दोनों पर क्या होगा, समान, ठीक है। चौथा नंबर, जब पूर्ति की लोच, देखिए पूर्ति की लोच, आप सापेक्षिक वर्ड यूज कर रहे हैं, तो एगो को अधिक एगो को कम वाला बात होगा। सापेक्षिक, सापेक्षिक क्या है, इसको हम लोग कर देते हैं लोचदार, चलिए सापेक्षिक लोचदार बात कर रहे हैं, ये लोचदार है पूर्ति, यानी कि बेचने वाला के लिए सापेक्षिक लोचदार है। तो कर का भार, ठीक है, इसमें क्या होगा, क्रेता पर अधिक और विक्रेता पर कम, और विक्रेता पर कम, इसको समझना है। देखिए सापेक्षिक लोचदार है, तो पूर्ति की बात कर रहा है और लोचदार है, तो भार जो होगा वो क्रेता पर अधिक पड़ेगा और विक्रेता पर कम पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं ES इज ग्रेटर देन 1। पांचवा नंबर, जब सर दूसरा नंबर ऊपर बताइए। ये सर दूसरा नंबर जो ये ES इक्वल टू 0, ES इक्वल टू 0, इसको समझना है। ES इक्वल टू 0 इसका मतलब होता है कि एकदम अनिवार्य रूप से बेचना ही बेचना है, ठीक है, पूर्णता वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर। पूर्णता मतलब हो गया कि एकदम उसको बेचना ही बेचना है, एक थोड़ा भी उसके प्रति नहीं रख सकता है एकदम ना, ठीक है। तो पूर्णता मतलब हो गया कि एकदम पूरा का पूरा भार किसी पर जाने वाला है, तो पूर्णता बेलोचदार है, उस एकदम उसको चाहे बहुत ही कम रेट क्यों ना करना पड़े लेकिन देना ही देना है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कर का संपूर्ण भार जो होगा वो विक्रेता पर पड़ेगा। क्रेता बोलेगा कि नहीं हम तो भाई आप 20 रुपया दाम रखे हो, हमको 2 रुपया में चाहिए, तो भी 2 रुपया में भी उसको देना पड़ेगा क्योंकि उसका पूर्णता बेलोचदार है। तो कर का भार जो होगा ना वो विक्रेता पर पड़ेगा ही, एकदम पूरा का पूरा। तो पूर्णता वर्ड जब भी लगेगा ना तो संपूर्ण भार की बात होगी, एक व्यक्ति पर पड़ेगा, ठीक है। तो बेरोजगार की बात हो रहा है, एकदम उसको बेचना ही है चाहे जैसे भी हो, तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण भार विक्रेता पर चला जाएगा क्योंकि क्रेता तो यहाँ पर स्वतंत्र है, वो बोलेगा कि हमको ना ऐसा करो कि एकदम बहुत कम रेट में हम लेना चाहेंगे, तो भी उसको देना पड़ जाएगा। टैक्स को हटा के हम लेना चाहेंगे तो फिर भी उसको देना पड़ेगा, तो टैक्स का संपूर्ण भार तो उसी को सहन करना पड़ेगा, किसको, विक्रेता को ही सहन करना पड़ेगा ऐसी स्थिति में। लास्ट है जब पूर्ति की लोच, इसको जवाब दीजिएगा। सापेक्षिक आया मतलब दोनों में किसी एक को अधिक एक को कम ना, सापेक्षिक बेलोचदार, बेलोचदार। अब बताइए इसमें किसको ज्यादा पड़ेगा, सापेक्षिक वर्ड यूज हुआ है, एक को अधिक एक को कम पड़ेगा, विक्रेता को ज्यादा और क्रेता को कम पड़ेगा। कर का भार सापेक्षिक बेलोचदार है तो कर का विक्रेता को अधिक और कंज्यूमर को कम पड़ेगा, और क्रेता मतलब उपभोक्ता को कम पड़ेगा। ये हो गया आपका विक्रेता, तब आपसे पूछेगा तब, तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा लोचदार और बेलोचदार को,
और पूर्णता हुआ जो हुआ ना, तो इसका मतलब समझ जाना है कि संपूर्ण भार किसी एक को पड़ेगा। सापेक्षिक लोचदार बेलोचदार मतलब एगो को अधिक एगो को कम पड़ने वाला है। तो जिसका भी लोचदार होता है उस पर कर का भार दूसरों को ज्यादा लगेगा। ठीक है, बेलोचदार हुआ तो स्वयं पर ज्यादा पड़ने वाला है, बेलोचदार वर्ड हुआ, क्योंकि एकदम नेसेसरी हो जाता है बेलोचदार मतलब। तो ये हो गया। अब लास्ट, ये तो हो गया। अब क्वेश्चन क्या करेगा, आपको इस तरह से भी पूछ सकता है। देखिए क्या, देखिए इसका ना डायग्राम से बना बना के इसका आंसर निकाला जाता है, लेकिन उतना करते लगिएगा तो एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाइएगा। बुक में डायग्राम के जरिए दिखाया जाता है, लेकिन आपको इसी तरह से सिखा दिए लोचदार बेरोजगार करके। अब एक कंडीशन नंबर 1 इसको देखिए। अगर आपको बोलेगा कि पूर्ति की लोच दोनों को एक साथ मिला देगा, अधिक है मांग की लोच से, ये साइन अधिक को दिखाता है, तब क्या होगा, यानी कि ES इज ग्रेटर देन ED, तब क्या होगा सोचिए। किस पर अधिक पड़ेगा, किस पर कम पड़ेगा। अगर दिया कि यदि पूर्ति की लोच मांग की लोच से अधिक है, हाँ विक्रेता पर अधिक पड़ेगा, क्रेता पर कम पड़ेगा। क्रेता पर पड़ेगा। देखिए मांग पर अधिक पड़ेगा, क्रेता पर अधिक पड़ेगा। क्रेता पर, हाँ, क्योंकि मांग की लोच कम ना है। देखिए तो मांग की लोच कम मतलब बेरोजगार है। ठीक है, मांग की लोच कम है। देखिए ये मांग की लोच क्या है, कम है, और ये अधिक है मतलब इधर लोचदार की बात हो जा रहा है। अधिक मतलब लोचदार, कम मतलब बेलोचदार, कम मतलब बेलोचदार। देखिए कम है, ठीक है, मांग की लोच कम है और ये लोचदार, इसका लोच अधिक है। तो ऐसी स्थिति में क्रेता, इसको कर का भार करके लिख देते हैं ना, थोड़ा सा सीधा नहीं लिखा रहा है, कर का भार, ठीक है, क्रेता पर अधिक विक्रेता पर कम, क्योंकि मांग की लोच क्या है, कम है। कम मतलब बेलोचदार, अधिक मतलब लोचदार। इधर लोच ज्यादा है, इधर लोच कम है, मतलब बेलोचदार है। अगर बोलेगा दूसरा कंडीशन में पूर्ति की लोच, ठीक है, कम है मांग की लोच से, मांग की लोच, यानी कि ये मांग की लोच क्या है, ES से ED बड़ा है, मतलब ये लोचदार है। इधर क्या है, ज्यादा है, मतलब इधर इसमें ज्यादा लोच है, इसमें क्या है, कम लोच है। तो आप बोल सकते हैं कि ऐसी स्थिति में किस पर कर का भार ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, विक्रेता पे। विक्रेता पर कर का भार ज्यादा पड़ेगा। कर का भार विक्रेता पर अधिक, ठीक है, क्रेता पर कम। ठीक है, क्योंकि ये अधिक लोच है, ये कम लोच है। कम लोच मतलब बेलोचदार, बेलोचदार, ठीक है, कम लोच मतलब बेलोचदार। अगर दोनों बराबर हो, ES बराबर ED हो, तो दोनों पर समान पर कर का भार समान, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। यहां से अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में अगर आप पूछेगा तो थोड़ा सा दिमाग को यूज कीजिएगा। बस इतना याद रखिएगा ना, लोचदार मतलब हो गया कि हम चाहे तो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में कर का भार हमको ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। बेलोचदार हैं मतलब बहुत आवश्यक है, हमको लेना ही पड़ेगा, तो टैक्स तो जोड़ के देगा तो भी लेना ही पड़ेगा। तो जो बेलोचदार होता है ना उस पर ज्यादा पड़ता है, लोचदार पर कम पड़ता है। बस इतना ही है, आज का क्लासेस इतना ही रखते हैं। आपको अभी हम क्वेश्चन भेजेंगे, इस क्वेश्चन को, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा आज,
फिर हम लोग कल कर का प्रकार पढ़ेंगे। इसी को हमको सिखाना था, पूछ देता है एग्जाम में, और बहुत कम लोग इसको सही करते हैं। इस तरह का पढ़ता ही नहीं है लोग, जिसके कारण नहीं बना पाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा कहना मुश्किल है ना। हो सके एक तो क्वेश्चन यहीं से डाल दे, ज्यादातर डाल देता है नेट उट के एग्जाम में या +2 के एग्जाम में डाल दिया, तब क्या होगा। तो आप लोग बना सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन भेजेंगे, उसको सोल्व करके हमको बताइएगा, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। गुड नाइट। अभी क्वेश्चन भेज रहे हैं, तुरंत जवाब नहीं दीजिएगा, थोड़ा 2-3 मिनट इंतजार कीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन एक साथ भेजेंगे ना। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। बनाइएगा, अभी सोल्व करके देखिएगा। थैंक यू सर। ठीक है, गुड नाइट। थैंक यू सर।